हेलो स्टूडेंट। तो अपना टॉपिक चल रहा था आवर्तबीजी में जनन, उसमें नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने नर युग्मोद्भिद का निर्माण कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मादा युग्मोद्भिद की संरचना और उसका परिवर्धन। यानी पुष्प में जो मादा युग्मोद्भिद होता है, मेल गेमेट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, गेमेट बनाते हैं। अपने को मादा युग्म का निर्माण करना है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो मादा युग्मोद्भिद है उसकी संरचना और उसका परिवर्धन, यानी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में। अंडप यानी कार्पल के बारे में। कार्पल को हम क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। मेगा स्पोरोफिल क्योंकि ये बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण के रूप में काम करता है। क्या करता है? बीजांड धारण करने वाला, बीजांड धारण करने वाला रूपांतरित क्या होती है, ये पर्ण होती है। इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण यानी मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। यहाँ पर जो पुष्प में हम स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे थे, पुष्प की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी। ये पुष्पासन था, पुष्पासन के ऊपर ये क्या पाया जा रहा था, जायांग। इसको क्या कह रहे थे, जायांग, जाइनोसियम। यानी पुष्प का जो मादा भाग होता है वो क्या होता है, जायांग होता है। जायांग जो होता है वो दो या एक अंडप से भी बना हो सकता है और अधिक अंडप से भी बना हो सकता है, क्योंकि वो तो पुष्प पर डिपेंड करता है कि उसमें अंडप कितने हैं। ठीक है, कार्पल की संख्या पुष्प पर निर्भर करती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। यहाँ पर अब इसकी स्ट्रक्चर अच्छी तरह से हम पढ़ें। एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि अपने को अच्छी तरह से समझ में आए। जो अंडप की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, फ्लास्क नुमा होती है। संरचना कैसी होती है, फ्लास्क नुमा। यानी जो फ्लास्क होता है उसकी तरह होती है, बड़ी गर्दन होती है और नीचे से क्या होता है, एक चौड़ा भाग होता है। ये क्या है, एक कार्पल मैंने बनाया। ये क्या है, एक कार्पल है। और इस कार्पल के या अंडप के कितने भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो चिपचिपा भाग होता है उसको कहते हैं हम वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। जो इसका बीच का पार्ट होता है, जिसकी लंबी गर्दन होती है, उस गर्दन वाले भाग को कहते हैं वर्तिका, स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और नीचे से जो चौड़ा भाग, उभरा हुआ भाग, मोटा भाग होता है उसको कहते हैं ओवरी, अंडा से। अंडा से इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। यानी जो अंडप होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। हम लिख सकते हैं अंडप के 3 भाग हैं। तीनों भाग देखो कौन से हैं। एक तो वर्तिकाग्र सबसे ऊपर भाग होता है, जो चिपचिपा होता है, जो यहाँ पर ही आके जो हमने नर युग्मक का निर्माण किया है, परागकण का निर्माण जो किया है वो यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं और फिर किसका निर्माण करते हैं, पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, पराग नलिका का निर्माण करते हैं। वर्तिकाग्र दूसरी है, वर्तिका। और थर्ड भाग कौन सा इसका, अंडा से। थर्ड पार्ट कौन सा है, अंडा से है। नीचे से पुष्पासन से ये जुड़ाई होता है। यहाँ पर एक बीजांड को जोड़ने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा या कहते हैं बीजांडासन, यानी कि बीजांड को आसन करने वाला। प्लेसेंटा बोल दो या बीजांडासन। ठीक है, इसको बीजांडासन बोलते हैं। फिर यहाँ से एक व्रंत निकला होता है, इसको मिटा देता हूँ। इसको कहते हैं बीजांड व्रंत। इसको कहते हैं बीजांड व्रंत बोलते हैं इसको। और इस बीजांड व्रंत के ऊपर क्या होता है, बीजांड उपस्थित होता है। अंडाशय के अंदर देखो जो बीजांड है वो अनेक पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर कैसे होती है, गोलाकार संरचना में क्या पाए जाते हैं, इस अंडाशय में अनेक क्या पाए जाते हैं,
बीजांड पाए जाते हैं, अनेक बीजांड पाए जाते हैं गोलाकार संरचना के लिए हुए। तो ये क्या है, बीजांड है। एक हमने क्या बना लिया, बीजांड। और इस बीजांड को ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी का मतलब समझ गए होगे। जब लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पर भी गुरु बीजाणु में किसका निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। यानी यहाँ पर क्या बनेंगे, मेल गैमेट का निर्माण होगा। ठीक है, तो बीजांड को हम क्या बोल सकते हैं, गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं। ठीक है, या तो बीजांड बोल दो या इसको गुरु बीजाणु धानी बोल दो। ठीक है, फिर यहाँ पर जो बीजांड और ये जो बीजांड ग्रंथ जो जुड़ रहा है, जिस संरचना जहाँ पर जुड़ रहा है उसको कहते हैं नाभिका। उसको क्या कहते हैं, नाभिका। क्या बोलते हैं, नाभिका या हाइलम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, हाइलम। नाभिका बोल देंगे या हाइलम बोल देंगे। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण की। गुरु बीजाणु पर्ण क्या होता है कि बीजांड धारण करने की वजह से इसको क्या कहते हैं, रूपांतरित पर्ण होता है अंडप, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। अंडप की जो अंडप क्या होता है कि ये जायांग होता है, पुष्प का जो मादा भाग होता है वो जायांग होता है, और वो जायांग दो एक या अनेक अंडपों से मिलकर बना होता है। यानी कि जो जायांग का एक भाग होता है, एक के लिए जायांग को क्या कहेंगे हम, अंडप कहेंगे। अंडप की जो संरचना है वो कैसी होती है, फ्लास्कनुमा, लंबी गर्दन होती है और नीचे से चौड़ा होता है। और अंडप की जो 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय, वर्तिकाग्र कौन सा, ऊपर का भाग होता है, वर्तिका बीच का, और अंडाशय क्या होता है, नीचे का भाग होता है। वर्तिकाग्र पर आकर जो परागकण आएंगे वो यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चिपचिपे पदार्थ का श्रावण किया जाता है। फिर बात करते हैं कि अंडाशय। अंडाशय में क्या होते हैं, अनेक क्या होते हैं, बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड को जोड़ने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसको प्लेसेंटा या बीजांड आसन कहते हैं। बीजांड आसन मतलब बीजांड को आश्रित रहने के लिए, बैठने के लिए। फिर यहाँ पर बीजांड को जोड़ने के लिए एक व्रंत पाया जाता है जिसको कहते हैं बीजांड व्रंत कहते हैं। और ऊपर बीजांड व्रंत के ऊपर क्या पाया जाता है, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी या बीजांड में क्या बनते हैं, मेल गैमेट का निर्माण होगा। वो हम आगे पढ़ेंगे मेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है। और बीजांड व्रंत को जहाँ पर जुड़ते हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं या नाभिका कहते हैं। तो इसको एक बार नोट करो, फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, बीजांड की संरचना देखते हैं कि संरचना कैसी होती है। तो अंडप के बाद में हम देखते हैं अब किसकी, बीजांड की संरचना। बीजांड को इधर बना लेते हैं, इधर हम पढ़ेंगे किसको, बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जो बीजांड होता है, गुरु बीजाणु धानी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है। यहाँ पर ये बीजांड जो है वो कैसा दिखाई देगा, इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, जो पुष्प का मादा भाग होता है, यहाँ पर जो बीजांड को आश्रित करने वाला जो भाग है जहाँ से नीचे जुड़ा होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है या बीजांडासन बोलते हैं इसको, अभी बताया था। प्लेसेंटा या क्या बोलते हैं, बीजांडासन। प्लेसेंटा बोल दो या बीजांडासन। यहाँ से क्या निकला होता है, बीजांड व्रंत। क्या निकला होता है, बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत के ऊपर क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है बीजांड व्रंत के ऊपर, बीजांड पाया जाता है। ये ऊपर क्या है, बीजांड है। जिस भाग से बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ता है उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं या हाइलम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर ये जुड़ता है वो क्या होता है, नाभिका। क्या होता है, नाभिका।
इसके जो ऊपर जो ये आपको खुला हुआ भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं बीजांड द्वार, इसको कहते हैं बीजांड द्वार। इस जो आपको ओव्यूल दिख रहा है, बीजांड दिख रहा है, उसके अंदर बीजांड काय भरे होते हैं। बीजांड काय की कोशिका भरी होती है। क्या भरी होती है? बीजांड काय। क्या भरी होती है? बीजांड काय की सेल भरी होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम आगे बनाएंगे। रुको एक बार। जो बीजांड द्वार होता है उसके जस्ट सीधा, बिल्कुल इसके सिद्ध में, इसके सिद्ध में क्या पाया जाता है? नीचे निभाग। क्या पाया जाता है? निभाग। निभाग क्या पाया जाता है? निभाग, चैलेजा पाया जाता है। इस चैलेजा के द्वारा अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। इसको मिटा देता हूँ ताकि हम, ये समझ में आ गया ना कि यहाँ पर जो अंडप होता है, इस अंडप के अंदर बीजांड होता है। बीजांड के अंदर जो बीजांड है, इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। बीजांड ग्रंथ, यहां से जो निभागे भाग है, निभागे भाग कहाँ होता है? जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार के जस्ट सीध में, फिक्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? बिल्कुल सीध में क्या होता है? निभाग चैलेजा पाया जाता है। इस चैलेजा के द्वारा किसका निर्माण होता है? अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? इंटीगुमेंट की उत्पत्ति होती है। किसकी? अध्यावरण की उत्पत्ति किसकी होती है? अध्यावरण की उत्पत्ति करता है। अब ये अध्यावरण क्या है? कि बीजांड के चारों ओर जो ये आपको ये परतें दिख रही हैं, दिख रही हैं क्या? ये क्या है? अध्यावरण। ये क्या है? अध्यावरण। अध्यावरण क्या करता है कि ओव्यूल को क्या करता है? घेरे रखने का काम करता है। अध्यावरण के देखो दो भाग होते हैं, दो परतें होती है। एक तो इंटर होती है और एक आउटर। कितनी परत होती है? परत। एक तो बाह्य अध्यावरण हो जाएगा और एक अंतः अध्यावरण हो जाएगा। अध्यावरण के अकॉर्डिंग जो ओव्यूल होता है, बीजांड जो होता है, वो एक अध्यावरणी, द्वि अध्यावरणी या अध्यावरणी हो सकता है संख्या के आधार पर। अध्यावरण के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर ओव्यूल को देखें तो वो क्या हो सकता है? एक अध्यावरणी भी हो सकता है, मतलब एक इसके ऊपर एक कवर ही हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? एक अध्यावरणी हो सकता है। इसके ऊपर कितनी परतें हो? दो परतें हो, मतलब इनर और आउटर दोनों हो। तो क्या हो जाएगा? वो द्वि अध्यावरणी। द्वि अध्यावरणी हो सकता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण हो ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? अध्यावरणी। क्या हो जाएगा? वो अध्यावरणी। अध्यावरण। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? बीजांड की। बीजांड नीचे किससे जुड़ा होता है? बीजांड व्रंथ से। बीजांड व्रंथ और ओव्यूल जहाँ पर जुड़े होते हैं उसको कहते हैं नाभिका, हाइलम कहते हैं। और ये बीजांड व्रंथ नीचे किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा या बीजांड अंश से जुड़ा होता है। बीजांड के चारों तरफ इंटीगुमेंट का अध्यावरण का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। ये कंप्लीट ही क्या करता है? इसको कवर नहीं करता। इसका ऊपर का भाग क्या होता है? खुला होता है। इस ऊपर के खुले हुए भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो खुला हुआ भाग है वो क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार हो गया। उसके अंदर, इसके अंदर जो भरा हुआ भाग है वो क्या होता है? इसके अंदर क्या भरा होता है? बीजांड काय की कोशिका भरी होती है। बीजांड काय की कोशिका भरी होने के बाद में यहाँ पर बीच में एक रचना पाई जाती है, उसको कहते हैं भ्रूणपोष। इसको क्या कहते हैं? भ्रूणपोष, एम्ब्रियोसैक, भ्रूणपोष, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में क्या पाया जाता है? बीच में द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। जो बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाओं का, 3 कोशिकाओं का जो गुच्छा पाया जाता है उसको कहते हैं अंड समुच्चय। ये क्या होता है?
अंड समुच्चय, अंड समुच्चय होता है। अंड समुच्चय में एक कोशिका कैसी होती है? अंड कोशिका होती है, और दो क्या होती है? सहायक कोशिका होती है। अंड कोशिकाएं क्या करती है? निषेचन प्रक्रिया में भाग लेती है, यानी यही क्या है? मेल गैमेट। यानी अपने को यहाँ पर जो नाशपाती के आकार की जो सेल है, कौन सी? एग सेल, अंड कोशिका, अंड कोशिका। इसका निर्माण कैसे होता है वही जानना है। वही क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कोशिकाओं का जो गुच्छा है किसकी तरफ? बीजांड द्वार की तरफ की जो 3 कोशिकाओं का गुच्छा है वो क्या होता है? अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में एक कोशिका, नाशपाती की जो आकार की जो कोशिका होती है वो अंड कोशिका होती है, और दूसरे साइड भी 3 कोशिकाओं का ग्रुप पाया जाता है, उसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। इनको क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। ये किस साइड होती है? ये निभाग चलेजा की तरफ प्रेजेंट होती है। आपको बुक में क्या दिखाई देगा कि ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल की जो स्थिति है वो अलग अलग तरीके से होती है। मैंने एक जो सीधा जो ओव्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर बताई, लेकिन इसको प्रतीप करना हो, प्रतीप का मतलब इसको 9 घुमा दे, इसको 180 डिग्री घुमा देंगे, इसको ये ऐसा है और इसका बीजांड द्वार वाला भाग नीचे कर देंगे तो आपको वो स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जैसे मैं बनाऊँ एक, ये नीचे का भाग जो खुला हुआ भाग है वो क्या हो जाएगा? बीजांड द्वार हो जाएगा। यहाँ पर क्या पाई जाएंगी? भ्रूणपोष हो जाएगा। ये ऊपर वाला भाग, क्योंकि बीजांड द्वार के जस्ट सिद्ध में कौन होता है? निभाग होता है। ये क्या हो जाएगा? निभाग हो जाएगा। ये बीजांड व्रंत हो जाएगा। यहाँ पर ये इंट्यूगमेंट होता है, ये अध्यावरण होता है, ये यहाँ पर बीजांड काय पाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ी? बीजांड काय की संरचना। संरचना में क्या होता है? नीचे प्लेसेंटा, फिर उससे ऊपर बीजांड काय। बीजांड जो है वो चारों तरफ से अध्यावरण से घिरा होता है। अध्यावरण की उत्पत्ति निभाग से होती है। निभाग बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत साइड में होता है, अपोजिट साइड में। अध्यावरण क्या करता है? ओव्यूल को कंप्लीटली नहीं घेरता, और जिसको जहाँ पर ये खुला द्वार होता है वो क्या होता है? बीजांड द्वार। इसमें बीच में क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष में ऊपर की ओर जो बीजांड द्वार की तरफ की जो कोशिकाओं का समूह होता है वो होता है अंड समुच्चय, और नीचे या निभाग की तरफ जो कोशिकाओं का समूह होता है वो क्या होता है? प्रतिमुखी कोशिका। और बीच में जो ये होता है ये क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक होता है। द्वितीयक सेकेंडरी न्यूक्लियस केंद्रक होता है। यहाँ पर जो अंड समुच्चय में 3 कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक नाशपाती के आकार की कोशिका क्या होती है? अंड कोशिका। ये क्या होती है? मेल गैमेट होता है। और 2 क्या होती है? सहायक कोशिका। ठीक है, इनका जो अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है वही हमको आगे पढ़ना है। तो ओव्यूल की जो संरचना है वो आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद में नोट करो इसको, फिर इसके बाद में जो बीजांड की अलग अलग स्थितियां हैं कैसे कैसे होती हैं वो हम पढ़ते हैं। एक बार नोट करो इसको। अब देखो बीजांड के प्रकार, यानी हमने बीजांड की संरचना के बाद में बीजांड की जो अलग अलग तरीके से किस प्रकार से पाया जाता है उसके आधार पर इनको कितने भागों में बांट रखा है? 6 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से? ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड। तो एक एक को हम क्या करते हैं? 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि प्रतीप बीजांड क्या होता है, अर्ध प्रतीप, ऋजु बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड होता क्या है, होते कैसे हैं। क्योंकि बीजांड में अपने को 3 चीज़ें तो कॉमनली याद रखनी है। एक तो बीजांड द्वार होता है, ऊपर की ओर होता है। निभाग होता है, बीजांड द्वार के बिल्कुल अपोजिट होता है। और बीजांड व्रंत होता है, बीजांड व्रंत इसको जोड़े रखने का काम करता है। और अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश। क्या होता है ये? भ्रूणकोश होता है ये। ठीक है, भ्रूणकोश होता है। बात करें सबसे पहले जो बीजांड का प्रकार है वो ऋजु बीजांड, या इसको सीधा बीजांड भी बोल देंगे, सीधा। क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर मैंने बताई वो ऋजु बीजांड की नहीं, सीधे बीजांड की मैंने बताई थी। तो ऋजु बीजांड में क्या होता है कि बीजांड व्रंत, निभाग और बीजांड द्वार, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही सिद्ध में होते हैं। देखो ये बीजांड द्वार रहा, ये निभाग रहा और ये इसके नीचे बीजांड व्रंत रहा, यानी तीनों क्या है? एक ही
सिद्ध में है। तो जब तीनों एक ही सिद्ध में रहेंगे तो ऐसा बीजांड क्या कहलाता है? ऋजु बीजांड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब देखो, पोलीगोनेसी, पाई पेरिसी कुल के जो सदस्य हैं उनमें क्या पाया जाता है? ये ऋजु बीजांड पाया जाता है, सीधा बीजांड पाया जाता है। फिर दूसरा है प्रतीव यानी एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस तो हो गया, एनाट्रोपस देखो, एनाट्रोपस क्या होता है कि प्रतीव का मतलब क्या हो गया? उल्टा, यानी सीधा था, इसका जस्ट क्या करना है? अपोजिट करना है, यानी कितना घुमाना है? अरे कोई सीधी चीज़ है उसको अपोजिट करनी है तो कितना घुमाना पड़ेगा? 180, यानी यहाँ पर जो बीजांड है वो कितना घूम जाएगा? 180 डिग्री घूम जाएगा। तो 180 डिग्री घूमने के कारण, क्यों घूमेगा? क्योंकि बीजांड वृंत क्या हो जाता है? लंबा, लंबा होने की वजह से क्या हो गया? वो घूम जाएगा, ठीक है, या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, एक तरफ घूम जाएगा। और नाभिक से क्या हो जाएगी? दूरी। तो नाभिक कहाँ पर होता है? यहाँ पर जो ये बीजांड वृंत और बीजांड जहाँ पर जुड़ता है वो क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक से क्या हो जाती है? यहाँ पर नाभिक होगा, नाभिक से क्या होगी? दूरी बढ़ जाएगी। ये भ्रूणपोष तो है ही, ये बीजांड द्वार, ये इसके ऊपर निभाग और ये बीजांड वृंत हो गया, ठीक है। यानी कि लंबा बीजांड वृंत जब बन जाएगा उसके कारण बीजांड क्या होगा? घूम जाएगा, कितना? 180 डिग्री। ये जो प्रतीव यानी एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो लगभग 82% जो कुल के एंजियोस्पर्म कुल के जो सदस्य हैं उनमें कुल हैं उनमें ये पाया जाता है, जैसे चना, मटर, सेम, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अर्ध प्रतीव, थर्ड है अर्ध प्रतीव, या इसको बोल सकते हैं हेमीट्रोपस या हेमिनाट्रोपस। हेमिट्रोपस में क्या होता है? अर्ध प्रतीव में क्या होगा? अर्ध प्रतीव का मतलब आधा झुका हुआ। आधा कब झुकेगा? जब वो कितना? 90 डिग्री एंगल पर घूमेगा, कितना? 90 डिग्री। ये कितना? ऋजु सीधा था, प्रतीव क्या हो गया? 180, और अर्ध प्रतीव आधा झुका हुआ, यानी ये कैसा हो जाएगा? 37 की तरह हो जाएगा। अरे 90 डिग्री जब घूमेगा, सीधा है 90 डिग्री घूमेगा तो क्या हो जाएगा? 37 के सापेक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? बीजांड द्वार और निभाग क्या हो जाते हैं? 37 हो जाते हैं। ये देखो 37 में आगे, ठीक है, 37 में आगे। लेकिन यहाँ से जो बीजांड वृंत है उनसे दूरी हो जाएगी, देखो ये भी दूरी है, ये भी दूर है, दूरी बढ़ गई। तो ऐसा बीजांड क्या कहलाता है? अर्ध प्रतीव बीजांड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रेनकुलसी कुल के जो सदस्य हैं उनमें ऐसा बीजांड पाया जाता है। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट वक्र बीजांड। वक्र का मतलब वक्र रूप से घूम जाएगा। तो बीजांड की स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी? घोड़े की जो नाल होती है कैसे बन जाएगी? ये घोड़े की नाल की तरह इसकी गोलाकार वक्र के रूप में क्या हो जाएगा? ये बीजांड घूम जाएगा। और इसके साथ ही जो भ्रूणपोष है ये भी क्या होगा? घोड़े की नाल की तरह घूम जाएगा, वक्र रूप में घूम जाएगा। यानी बीजांड द्वार और निभाग सिद्ध में नहीं रहेंगे, यानी कि ये सिद्ध में न रह पाएंगे। ये यहाँ पर क्या है? बीजांड द्वार, और यहाँ पर क्या है? निभाग, और होना चाहिए था यहाँ, लेकिन सिद्ध में नहीं रहते। और बीजांड काय और भ्रूणपोष दोनों क्या हो जाते हैं? घोड़े की नाल या वक्र की तरह घूम जाते हैं, वक्र की तरह हो जाएंगे। तो वक्र की तरह, घोड़े की नाल की तरह ये गोलाकार रूप में हो गए। इसके बाद में है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में भी क्या करेगा? वही अनुप्रस्थ रहेगा, सीधा रहेगा, क्षैतिज की तरह रहेगा। इसमें क्या होगा? बीजांड काय, निभाग और बीजांड द्वार, ये जो बीजांड वृंत है इससे क्या होते हैं? 90 डिग्री एंगल पे व्यवस्थित हो जाते हैं, समकोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। किसके साथ? कौन कौन? यहाँ पर ये बीजांड द्वार के बाद में यहाँ पर निभाग हो गया और ये बीजांड काय हो गया। इस बीजांड काय ये तीनों क्या हो जाते हैं? इस बीजांड वृंत से क्या होते हैं? 90 डिग्री एंगल पर आ जाते हैं। और वक्रता के कारण भ्रूणपोष क्या होता है? घूम जाता है। यहाँ पर सीधा न कर क्या करेगा? थोड़ा घूम गया। ये कैसा होना चाहिए था? ऐसे सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये भी क्या करेगा? घूम जाएगा, ठीक है। और लास्ट इसका प्रकार है कुंडलित। कुंडलित क्या होगा? कुंडलित कब बनेगा? जब ऋजु बीजांड कितना था? सीधा था। प्रतीव 180 डिग्री घूम रहे हैं, अर्ध प्रतीव 90 डिग्री। अब ये क्या करे? 180 डिग्री घूम गया, उसके बाद में पूरा वापस घूम जाए, ऐसे था और ऐसा घूम के वापस सीधा हो जाए। मतलब कितना घूम जाए? 360 डिग्री घूम जाए। जब जो ओव्यूल है, बीजांड है, वो कंप्लीटली कितना घूम जाए? 160 डिग्री। कब घूमेगा? जब बीजांड वृंत और भी ज़्यादा लंबा हो जाए। जब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो पूरा ही घूम जाएगा और ये एक कुंडली की तरह बन जाएगा। ये देखो कुंडली नुमा बन गया,
ठीक है, ये ऊपर बीजांड द्वार हो जाएगा, निभाग हो जाएगा, और बीजांड व्रंथ है ही यहाँ पर, ये भ्रूण कोश है ही। इस प्रकार जो बीजांड के प्रकार हैं वो कितने हैं? 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? ऋजु बीजांड, प्रतीप, अर्धप्रतीप, वक्र, अनुप्रस्थ और कुंडलित बीजांड हैं। तो नोट करो, इससे आगे हम पढ़ते हैं फिर। तो ओव्यूल के प्रकार के बाद में हम देखते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, इससे पहले हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा। लघु बीजाणु जनन में क्या हो रहा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहला रही थी? लघु बीजाणु जनन। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, एमएमसी होगी, उससे क्या होगा? गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, वही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, यानी कि कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? गुरु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अपन क्या पढ़ रहे थे? ओव्यूल पढ़ रहे थे। ओव्यूल की स्ट्रक्चर वापस से मैं बना लेता हूँ। क्या पढ़ रहे थे? ओव्यूल। ये ऊपर वाला भाग क्या था? बीजांड द्वार। इसके जस्ट अपोजिट साइड में निभाग, और नीचे क्या था? इंटुगमेंट है ही, अध्यावरण है ही। अध्यावरण जहाँ से निकल रहा है वो निभाग से निकल रहा है। और ये नाभिका था, पढ़ चुके हैं हम। और नाभिका के नीचे क्या है? बीजांड व्रंथ। बीजांड व्रंथ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर, इस ओव्यूल के अंदर क्या भरा होता है? बीजांड काय की कोशिका भरी होती है, बीजांड काय भरा होता है। यहाँ से जो इस बीजांड द्वार की तरफ एक कोशिका होती है, क्या होती है? कोशिकाएं पाई जाएंगी। भरी होती है इसमें। इस निभाग, इसकी तरफ, बीजांड द्वार की तरफ एक कोशिका ऐसी होती है जो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, और जिसका केंद्रक, जो कोशिका द्रव्य उसका क्या है? सघन है। यहाँ पर एक क्या होगी? कोशिका ऐसी होगी जिसका कोशिका द्रव्य क्या होगा? सघन होगा, और एक केंद्रक होगा, स्पष्ट केंद्रक प्रेजेंट होगा। इसका क्या हो गया? सघन केंद्रक। सघन केंद्रक नहीं, कोशिका द्रव्य। सघन कोशिका द्रव्य होगा, और केंद्र स्पष्ट केंद्रक होगा। और साइज भी क्या होगी? बड़ी होगी थोड़ी। साइज भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो ऐसी कोशिका, इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? एमएमसी कहते हैं। एमएमसी मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। उसको क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं इसे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। अब ये क्या करेगी? इस मेगा स्पोर मदर सेल में, किसमें? एमएमसी लिख सकता हूँ इसको, मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि एमएमसी कैसी होती है? 2n होती है। यहाँ पर कैसी है? द्विगुणित है। द्विगुणित होने के बाद में इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ये कैसी है? 2n है। 2n है तो इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितनी बनती है? 4 सेल बनती है। अब यहाँ से इस एमएमसी में क्या करेगा?
अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी बनेगी? 4 कोशिकाएं। 1 2 3 और 4। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। अब इनकी गुणिता कैसे हो जाएगी? n हो जाएंगी। n का मतलब अगुणित होंगी। यहाँ पर ये जो चारों कोशिका है ये किस क्रम में व्यवस्थित है? रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। किस क्रम में? रेखीय, एक सिद्ध में क्रम में व्यवस्थित। रेखीय क्रम में क्या रहेंगी? ये व्यवस्थित रहेंगी, अरेंजमेंट रहेंगी। इनमें जो यहाँ पर एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, इनमें से एक कोशिका क्या होती है? एक्टिव होती है। 4 बनी है, इनमें एक सेल क्या रहेगी? सक्रिय, और बाकी 3 क्या रहेंगी? इसको पोषण प्रदान के लिए, इसको डेवलपमेंट करने के लिए। एक जो विकसित हो रही है जो सक्रिय कोशिका है, इसको क्या कर देंगी? पोषण प्रदान कर देंगी। पोषण प्रदान करके क्या हो जाएंगी? ये नष्ट हो जाएंगी। और ये जो एक जो सक्रिय कोशिका है, एक्टिव कोशिका है, वो किसका निर्माण करती है? एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है। किसका? एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश का निर्माण करती है। भ्रूण कोश का मतलब गुरु बीजाणु। तो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक या गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? ये ओव्यूल है। ओव्यूल के जो बीजांड द्वार की तरफ का भाग है, उसकी तरफ एक कोशिका कैसी होगी? जिसका सघन तो कोशिका द्रव्य होगा, साइटोप्लाज्म होगा, स्पर्श केंद्रक, और उसकी साइज भी क्या होगी? बड़ी होगी। उसको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। वो क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद 4 कोशिकाएं बनाएगी। चारों कोशिका रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगी। रेखीय क्रम में व्यवस्थित होने के बाद में इनमें देखते हैं कि एक कोशिका तो क्या होगी? एक्टिव रहती है, सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेगी, जो किसका निर्माण करेगी? भ्रूण कोश का यानी गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। बाकी 3 कोशिका क्या करेंगी? इनको पोषण प्रदान करेंगी, ताकि ये किस में बदल जाए? भ्रूण कोश में, यानी एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कर सके, मेगास्पोर का डेवलपमेंट कर सके। आप कहोगे कि सर कैसे पता चले कि सक्रिय कोशिका कौन सी है? तो सक्रिय कोशिका ध्यान रखना, जो इसका निभागीय भाग होता है, चैलेजा जो भाग होता है, उस भाग की तरफ जो कोशिका होगी वही क्या होगी? सक्रिय कोशिका होगी। कौन सी होगी? इसका मतलब ये क्या होगी? एक्टिव सेल होगी। ये तो ऊपर वाली तो क्या है? एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है। और नीचे वाली क्या होगी? 4 कोशिकाएं बनने के बाद में जो निभाग की तरफ की जो कोशिका होती है वही क्या होती है? एक्टिव कोशिका होती है। तो नोट करो इसको एक बार, फिर इसके आगे हम एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। तो गुरु बीजाणु जनन के बाद में हम पढ़ते हैं अब भ्रूण कोश के बारे में, यानी नर युग्मोद्भिद के बारे में। यानी भ्रूण कोश बनता कैसे है? इसमें अंड कोशिका समूह बताया था मैंने, प्रतिमुखी कोशिकीय या ध्रुवीय कोशिकाएं मैंने बताया था कैसे बनती है। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये क्या कर देंगी? ये यहाँ तक तो हो ही गया था कि यहाँ पर एमएमसी जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित कोशिकाएं बनाएगी। उनमें से जो निभाग की तरफ जो कोशिका होती है वो क्या करेगी? भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। कैसे करती है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं पॉइंट। तो यहाँ से क्या करेंगी? बाकी 3 कोशिकाएं तो क्या करेंगी? उस एक कोशिका को पोषण दे देंगी। मान लो ये एक कोशिका है, इसको क्या करेंगी? सारी कोशिकाएं पोषण दे देंगी। और ये क्या करेगा? इस बीजांड का ऐसे भी क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा। और पोषण प्राप्त करके क्या करेगा? अपने साइज को बढ़ाएगा। अपने साइज को बढ़ाएगा। बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद में यहाँ पर क्या है? एक न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस एक तो है। इसमें क्या होगा? 3 बारी क्या होगा? समसूत्री विभाजन। क्या होगा? 3 बारी इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्योंकि ये जो
भ्रूणकोश बना है, यही क्या करेगा, अंड कोशिका का निर्माण करेगा। यहाँ से एक केंद्रक है, ये केंद्रक था, ये विभाजित होकर क्या करेगा, दो केंद्रक बनाएगा। आपको पता है दो केंद्रक बनते हैं। ऊपर वाला भाग कौन सा है, बीजांड द्वार, और नीचे वाला कौन सा है, निभाग। ये ध्यान रखना, अगर ये घूम जाए, अगर ये प्रतीप हो तो क्या करेगा, उल्टा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अपोजिट कर देंगे, क्योंकि बीजांड के प्रकार मैंने पढ़ा दिए। मैं सिर्फ क्या किसके बारे में बता रहा हूँ, ऋजु बीजांड के बारे में, सीधा जो बीजांड होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस दो बने हैं, सिर्फ इसमें केंद्र का विभाजन ही होगा, जो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। मतलब कैरियोकाइनेसिस ही होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ये केंद्र क्या करेंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर जाएंगे। विपरीत ध्रुवों का मतलब एक न्यूक्लियस तो किधर जाएगा, बीजांड काय की ओर, बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर जाएगा, और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो केंद्रक है, वो निभागीय भाग की ओर जाएगा, निभाग की ओर जाएगा। तो ये कहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच गए। मैंने कहा था कितनी बार होगा, 3 बार समसूत्री विभाजन करना है अपने को। समसूत्री विभाजन क्यों, क्योंकि यहां पर जो ये सेल है वो कैसी थी, अगुणित थी। कैसी थी, अगुणित, एन थी। और इस एन में क्या करेंगे, 3 बार समसूत्री विभाजन। एक बार ही हो गया, दूसरी बार होगा, दूसरी बार होगा तो केंद्रक विभाजन ही होगा ओनली। इस केंद्रक में वापस होगा, मतलब 2 भागों में टूटेगा, तो एक केंद्रक से कितने बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे। ये रहा 1, ये 2 बन गए। कितने बन गए, 2 केंद्रक बन गए। अब 2 में वापस 2 बार ही हो गया। नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम जब होगा तो क्या करेंगे, 2 केंद्रक से इधर कितने बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस, और इधर भी 2 से वापस टूट जाएगा, तो 2 से 4 बन जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कितने केंद्रक बन गए, 8 केंद्रक बन चुके हैं। इन 8 को, अब इन 8 में से एक एक केंद्रक, बीजांड द्वार तरफ का भी और एक निभाग की तरफ का भी, एक एक जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर आ जाते हैं, बीच में आ जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे। क्या करेंगे, मध्य में आ जाएंगे। यहां पर कितने केंद्रक रह जाएंगे, 3 केंद्रक, और यहां पर कितने, 3 केंद्रक मौजूद हैं, और यहां पर क्या आ जाएंगे, 2 केंद्रक आ जाएंगे। अब इनके चारों तरफ क्या बन जाएगी, सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि केंद्रक तो कितने हो गए, अपने पास 8 है, लेकिन कोशिका कितनी बन गई, 7 ही बनेगी। ये कितने कोशिका होता है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश जो होता है वो होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। 7 तो कोशिकीय होता है, वह 8 केंद्र की। यहां पर केंद्र कितने हैं, काउंट कर लो, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, और 2 बीच में रहे, तो कितने हो गए, 8। कोशिका कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। और ये दूसरी जो सेल हैं, इनके सेल वॉल से ही क्या बन जाती है, ये 7वीं कोशिकाएं बनती है। 7वीं कोशिका ये बनेगी, क्योंकि चारों तरफ से ये क्या कर रही है, सेल वॉल से घिर गई, और घिरने के बाद में क्या कर लेगी, एक कंप्लीट सेल का निर्माण कर लेगी। ये क्या करेंगे, द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। ये क्या है, द्वितीय केंद्र। ओविल की स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ऐसी स्ट्रक्चर थी। बीजांड द्वार की तरफ की जो कोशिकाओं का समूह है, बीजांड द्वार, ध्यान रखना, बीजांड द्वार, अगर ये प्रतीप हो तो क्या हो जाएंगी, जो अंड कोशिकाओं का समूह है वो नीचे आ जाएगा। बीजांड द्वार की तरफ की जो कोशिकाओं का समूह है वो क्या होता है, अंड समुच्चय होता है। क्या होता है, अंड समुच्चय होता है। इस अंड समुच्चय में एक कोशिका तो क्या होगी, एक कोशिका क्या होगी, अंड कोशिका का निर्माण करती है, एग सेल, अंड कोशिका। और 2 कोशिका कैसे होती हैं, सहायक कोशिका। 2 सेल क्या होंगी, सहायक।
आगे जब हम इनमें फ्यूजन पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे, तो जहाँ यहाँ पर जो मेल गैमेट आके मिलेगा वो किससे आके निषेचित करेगा, इस एग सेल से ही करेगा, एग सेल के द्वारा ही करेगा। और इन निषेचन प्रक्रिया में जो सहायता प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं वो है ये 2, ठीक है। और जो निभागे भाग की तरफ जो सिरा है, जो कोशिकाओं का समूह है, वो कौन सा होता है, प्रतिमुखी कोशिका या ध्रुवीय कोशिका बोल सकते हैं, प्रतिमुखी समुच्चय बोल दो, समूह, ठीक है, समुच्चय कहेंगे। यहां पर इसके ऊपर जहां पर ये अंड समुच्चय होता है उस साइड में एक पदार्थ पाया जाता है, एक उपकरण पाया जाता है, फिलीफ्रॉम अपरेटस। यहां पर क्या पाया जाता है, फिलीफ्रॉम अपरेटस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फिलीफ्रॉम अपरेटस पाया जाता है, उपकरण पाया जाता है, जो क्या करता है, पोलन ट्यूब जो होती है, पराग नलिका जो बन के आती है, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है, ये कहता है कि भाई इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पर क्या है, ये रही अंड कोशिका। अंड कोशिका की पहचान मैंने बताई थी। अंड कोशिका की साइज कैसी होती है, कैसे पहचानो कि अंड कोशिका है, इसकी साइज होती है नाशपाती के आकार की, नाशपाती के आकार की होती है इसकी साइज। जो नाशपाती के आकार की जो अंड समुच्चय में कोशिका दिखेगी वो क्या होगी, एग कोशिका, अंड कोशिका होती है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, फिलीफ्रॉम एक अपरेटस पाया जाता है, जो क्या काम करेगा, पराग नलिका को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पराग नलिका कहीं दूर जा सकती है, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि बाकी जो भाग है वहाँ पर क्या पाया जा रहा है, इंटीगुमेंट होता है, अध्यावरण होता है। सिर्फ किधर से प्रवेश करेगी पराग नलिका, तो बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार से प्रवेश, मुख्यतः बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगी। इसलिए पराग नलिका को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, कौन, फिलीफ्रॉम जो अपरेटस होता है वो आकर्षित करता है। तो इस प्रकार हमने किसका डेवलपमेंट कर लिया है, मादा युग्मोद्भिद। मादा युग्मोद्भिद कौन सा होता है, भ्रूण कोश। क्या होता है, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक हमने मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया है। अब इससे आगे हम जो परागण है और निषेचन की जो प्रक्रिया है वो हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।